स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एडू शाखा। आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से पहले हम बात करते हैं मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर यानी कि मिश्रण। देखो हमारे आसपास एयर है। एयर क्या है? तो एयर जो है बहुत सारे गैसेस का मिलावट है। जैसे कि इसमें हमें देखने को मिला ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो पूरे जो गैसेस हैं ये मिले हुए हैं। तो ये क्या है? ये एक मिक्सचर हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे जो हमारे आसपास चीजें होती हैं सब मिलावट होती हैं, जो मेनली सी वाटर है। सी वाटर क्या है? वाटर और बहुत सारे सॉल्ट्स मिले हुए हैं, तो वो भी एक मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर का मतलब होता है दो या दो से अधिक चीजों को मिला देना। जैसे कि दाल, चावल, सब्जी सबको मिलाया खिचड़ी बना दिया। ये क्या है? ये भी जो है एक मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक चीजों को मिला दिया जाता है बिना किसी रेशियो में, तो इसको मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दो तरीके का हो सकता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? जब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाया जाता है और मिलाने के बाद वो एक जैसा प्रतीक हो रहे हैं, एक जैसा दिखाई दे रहे हैं, तो उसको होमोजेनियस कहते हैं। जैसे कि नमक को हमने मिला दिया पानी में, तो नमक और पानी पूरा मिल जाता है, नमक गायब हो जाता है, हमें दिखाई देता है सिर्फ पानी। इसी तरीके से चीनी और पानी को मिला दिया, या फिर जो नींबू और पानी को मिला दिया, तो वो मिलने के बाद पूरा एक जैसा नजर आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर इज मिक्सचर हुज कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो इसको बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल के लिए सॉल्ट और वाटर का सोल्यूशन हो गया, मिक्सचर हो गया। उसके अलावा जो है शुगर और वाटर हो गया। तो ये सब जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। इसी तरीके से हेट्रोजेनियस क्या है? तो हेट्रोजेनियस का मतलब हो जाता है जब दो चीजों को मिलाया जा रहा है और मिलाने के बाद वो अलग अलग नजर आ रहा है, एक जैसा प्रतीक नहीं हो रहा है, तो उसको हेट्रोजेनियस बोलेंगे। जैसे कि मिट्टी को पानी में मिला दिया गया, तो मिट्टी और पानी को मिलाते हो क्या? मिट्टी जो है क्लियरली पानी में दिखाई देता है, वो पूरा घुल नहीं जाता, गायब नहीं हो जाता है, मिट्टी जो है अलग से ही दिखाई देता है। इसी तरीके से हमारे आम जीवन में बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो मिलने के बाद एक जैसी नजर आती हैं। जैसे कि एलॉय। एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है मिक्सचर ऑफ मेटल। एलॉय की बात करें तो एलॉय क्या होता है? एलॉय है मिक्सचर ऑफ मेटल, जिसमें देखेंगे जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल हो जाता है ब्रास। ब्रास जो है ये बनाया गया है कॉपर और जिंक को मिलाकर। सिमिलरली जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर की बात करें तो मिलाया जाता है कॉपर, जिंक और निकल को मिलाकर। इस तरीके ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो है ये भी अलॉय है और ये बना हुआ है कॉपर और टिन। कॉपर एंड टिन को मिला के जो ब्रॉन्ज बनाया गया है। तो इस तरीके से जो है ये सब क्या है? अलॉय। तो अलॉय भी क्या है? अलॉय भी होमोजेनियस मिक्सचर ही आता है। तो इसी होमोजेनियस मिक्सचर को हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो अगर हमें डिफाइन करना हो सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन होता है होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जब दो या दो से अधिक चीजों को मिलाते हैं और वो होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, तो इसी को हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर सब्सटेंस, तो इसको सॉल्यूशन कहेंगे। अब देखिए सॉल्यूशन बनाने के लिए दो या दो से अधिक चीज चाहिए, तो मेनली दो चीजों को मिला के सॉल्यूशन बनता है। दो चीजें कौन कौन सी हैं? तो एक जो कम मात्रा में होता है इसको कहते हैं सॉल्यूट, और दूसरा जो ज्यादा मात्रा में होता है इसको कहते हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन बनता कैसे है? तो सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर। सॉल्यूट वो सब्सटेंस जो कम मात्रा में उपस्थित है सॉल्यूशन में, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित है। जैसे कि मेनली क्या होता है ना, हम लोग समझते हैं जब भी सॉल्यूशन का नाम आता है तो हम लोग समझते हैं कि उसमें पानी होना ही चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि जब भी सॉल्यूशन का नाम लिया जाएगा उसमें पानी होगा, ये अनिवार्य नहीं है। जैसे सॉल्यूशन गैस का भी सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर गैस सॉलिड का सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर सॉलिड का सॉल्यूशन हो सकता है। तो जब भी सॉल्यूशन का नाम लिया जाए तो ये कतई मतलब नहीं है कि सिर्फ उसमें वाटर होना ही चाहिए सॉल्वेंट के रूप में, जरूरी नहीं है। हाँ, बस जो भी चीजें हम मिला रहे हैं ना वो यूनिफॉर्मली मिल जानी चाहिए, एक दूसरे पूरा जो अच्छे तरीके से मिल जाने चाहिए, तब उसको हम बोलेंगे सॉल्यूशन। तो इस आधार पे कि क्या गैसियस सॉल्यूशन है, या फिर जो है लिक्विड सॉल्यूशन है, या फिर जो है सॉलिड सॉल्यूशन है, तो इस आधार पे सॉल्यूशन तीन तरीके के हो जाते हैं। जो स्टेट के आधार बात करें तो स्टेट के आधार पे सॉल्यूशन जो है तीन तरीके का हो जाता है।
अगर सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन, और अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हमें जो है 3 तरह के सॉल्यूशंस देखने को मिल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट। जैसे अगर हम बात करें गैसियस सॉल्यूशन, तो गैसियस सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहां पे हमेशा ही सॉल्वेंट क्या रहेगा, गैस। तो हो सकता है सॉल्यूट क्या हो, सॉल्यूट भी कोई गैस हो। जैसे मान लो एयर है, एयर में क्या देखोगे, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब का मिक्सचर ही तो है, तो ये भी एक सोल्यूशन ही हुआ। तो गैस और गैस का सोल्यूशन क्या हो जाता है, जैसे कि बात करें ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, तो ये क्या हो जाए, गैस गैस का सोल्यूशन, तो इसको बोलेंगे गैसियस सोल्यूशन। ठीक है। उसके अलावा जो है सॉल्वेंट तो गैस रहेगा, क्योंकि गैसियस सोल्यूशन सॉल्वेंट गैस ही रखेंगे। सॉल्यूट हो सकता है लिक्विड हो जाए, सॉल्वेंट गैस रहेगा, सॉलिड लिक्विड हो जाए। जैसे कि बात किया जाए क्लोरोफॉर्म को मिला दिया जाए ऑक्सीजन या नाइट्रोजन में, क्लोरोफॉर्म को अगर नाइट्रोजन मिला दें तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड होता है और नाइट्रोजन जो गैस है। तो मान लो क्लोरोफॉर्म की मात्रा कम रखेंगे और पूरा जो है नाइट्रोजन है, तो ज्यादा नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म कम, तो ये कैसा सोल्यूशन हो जाएगा, ये भी गैसियस सोल्यूशन हो जाएगा। इसी तरीके से हो सकता है कोई सॉलिड चीज कम मात्रा में गैस में मिला दिया जाए, जैसे कि कैम्फर, जो कपूर होता है, कपूर को हम क्या कर रहे हैं, नाइट्रोजन में मिला दे रहे हैं, तो ये भी कैसा हो गया, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है, जहां पर सॉल्यूट गैस और सॉल्वेंट जो है पूरे ही केसेस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, गैस गैस गैस। तो गैस इन गैस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन, या फिर जो भी गैसेस आपस में मिले हुए हैं, तो वो सब। लिक्विड इन गैस, क्लोरोफॉर्म को हमने मिला दिया नाइट्रोजन में, कम मात्रा में क्लोरोफॉर्म को रखेंगे तब ये सॉल्यूट की तरह काम करेगा। सॉलिड इन गैस, कैम्फर को मिला दिया नाइट्रोजन में, कैम्फर कपूर, कपूर के टुकड़े और नाइट्रोजन को मिला दिया, तो ये हो जाएगा क्या, गैसियस सॉल्यूशन। तो इस तरीके से गैसियस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो गैस होता है। अब बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड हो जाएगा। तो सॉल्वेंट जो है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड। तो अगर गैस को लिक्विड मिला दिया जाए, जैसे कि ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है पानी में, जिस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है फिश वगैरह, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो डिसॉल्व ऑक्सीजन का ही तो इस्तेमाल करते हैं, तो वाटर में ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया गया। ओके, इस तरीके से लिक्विड इन लिक्विड, जैसे लेमन इन वाटर, लेमन को, नींबू को जो है पानी में मिला दिया जाए, तो दोनों ही लिक्विड होता है। इसीलिए सॉलिड इन लिक्विड, जैसे कि शुगर इन वाटर, चीनी को पानी में मिला दिया जाता है, ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। तो ये सब जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड की तरह काम करता है, इसको बोलते हैं हम लोग जो है लिक्विड सॉल्यूशन। इसी तरीके से हो सकता है सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट हमारा है वो सॉलिड बन जाएगा। जैसे कि जो नाइट्रोजन गैस होता है या फिर हाइड्रोजन गैस, पैलेडियम, पैलेडियम मेटल होता है, तो हाइड्रोजन और पैलेडियम का जो मिक्सचर बना दिया गया, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड को मिलाया जाए, ठीक है, कोई भी लिक्विड जो है और जब सॉलिड को मिलाएंगे तब क्या हो रहा है, जैसे कि अमालगम, अमालगम में क्या होता है, अमालगम जब भी नाम लिया जाए तो ध्यान रखिएगा ये मरकरी होता है, मरकरी का एलॉय किसी भी मेटल के साथ अमालगम कहलाता है, जैसे कि जिंक अमालगम, तो जिंक अमालगम, जिंक और मरकरी, तो मरकरी लिक्विड है और सॉलिड हो गया जिंक। इसी तरीके से सॉलिड इन सॉलिड,
तो ये कोई भी जो अलॉय होता है ये हो जाएगा। जैसे अभी अलॉय का कुछ एग्जांपल भी दिए थे, ब्रास, ब्रॉन्ज, तो ये सब जो है सॉलिड एंड सॉलिड, जहाँ पे कॉपर, जिंक, कॉपर, टिन, ये सब मिला के जो है बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से सोल्यूशन गैसियस सोल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सोल्यूशन हो सकता है, और साथ ही साथ जो है सॉलिड सोल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, अगर सोल्यूशन में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, अगर सोल्यूशन में सिर्फ दो चीजें हैं, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन में क्या हो जाता है, बाइनरी सोल्यूशन में हमें देखने को मिलेगा वन सॉल्यूट और वन सॉल्वेंट, सिर्फ एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट अगर मिलाया गया है तो इसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सॉल्यूट वो होता है जो कम मात्रा में उपस्थित है, सॉल्वेंट वो होता है जो ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है। तो सॉल्यूट के अनुसार अगर सोचो, जैसे मान लो 1 लीटर पानी है, दो जगह, इसमें भी हमने क्या किया, चीनी मिलाया है। अगर चीनी की मात्रा हम कम रखते हैं पानी के अनुसार, अगर चीनी की मात्रा कम है तो इसको बोलेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको बोलेंगे हम डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो जाता है, सॉल्यूट अगर ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग जो है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूट की मात्रा अगर किसी सॉल्यूशन में कम है तो उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। सॉल्यूट की मात्रा अगर किसी किसी सॉल्यूशन में ज्यादा है तो उसको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हम बोलते हैं। ठीक, तो ये चीजें हैं। अब देखते हैं कि मान लीजिए जो मात्रा की बात करें कम या ज्यादा, तो किस तरीके से हम सॉल्यूट का जो क्वांटिटी है सॉल्यूशन में वो पता कर सकते हैं, उसको किन किन शब्दों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। अगर हम क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो सबसे पहले जो सॉल्यूट और सॉल्यूशन के मात्रा को रिप्रेजेंट करते हैं वो है मास परसेंटेज में। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मास परसेंटेज का मतलब ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है उसका मास बटे मास ऑफ सॉल्यूशन, पूरा जो सॉल्यूशन है उसका मास, और क्योंकि परसेंटेज है तो गुणा कर देंगे 100 से। तो मास परसेंट होता है क्या है, तो मास परसेंटेज रेशियो होता है मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन का। मास परसेंटेज रेशियो होता है मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन का। ध्यान रखिएगा यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन है, तो अगर कहीं पर सिर्फ आपको दे देता है कि भाई सॉल्यूट का मास इतना है, मान लो 20 ग्राम, और सॉल्वेंट का मास दे देता है 80 ग्राम, तो आप ये मत कर दियो कि ऊपर 20 और नीचे 80 गुणा 100, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है, तो ये मत कीजिएगा, बल्कि आपको ऊपर रखना है सॉल्यूट का मास, नीचे आना चाहिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनता कैसे है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर, तो ये हो जाएगा 20/100 गुणा 100, 20%, तो मास परसेंटेज 20%। अभी 20% क्या दर्शाता है, तो 20% दर्शाता है कि जो भी सॉल्यूट है 20% अगर है तो इसका मतलब हो गया 20 ग्राम मिक्स्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन का है तो उसमें से 20 ग्राम सॉल्यूट मिलाया गया है। अगर 30% मास परसेंटेज दिया हुआ है तो 30% मास परसेंट का क्या मतलब हुआ, 30% हो गया, मतलब कि अगर 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो उसमें से 30 ग्राम सॉल्यूट होगा। अगर 50% मास परसेंटेज है तो वहां पे क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब हो गया अगर 100 ग्राम जो है सॉल्यूशन है तो उसमें से 50 ग्राम जो है सॉल्यूट होगा और बाकी 50 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट होगा। तो पहला जो क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन है वो है मास परसेंटेज के रूप में, जिसको निकालते हैं मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। दूसरे रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो दूसरा होता है वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे मास था हम वॉल्यूम के अनुसार बात करते हैं, ये रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू
100, परसेंटेज है इसमें इंटू 100 करेंगे। तो वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है, ये चीज है। ये सपोज करो कहीं पे दे दिया है 20% बाय वॉल्यूम, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 20 ml, वॉल्यूम है तो मिलीलीटर या लीटर, तो 20 ml सॉल्यूट है इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 20 ml सॉल्यूट है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, ठीक है। 20% वॉल्यूम का मतलब ये हो जाता है। इसे अगर 50% वॉल्यूम बोल दे तो 50% वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा, 50 ml सॉल्यूट है 100 ml सॉल्यूशन में, ठीक है। सिमिलरली 35% बाय वॉल्यूम इथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है इथिलीन ग्लाइकोल का जो है इस्तेमाल किया जाता है एज एन एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज मतलब क्या होता है, कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। जो मेनली व्हीकल्स में जो इंजन्स वगैरह होते हैं ना, उसको कूल करने के लिए इथिलीन ग्लाइकोल 35% वॉल्यूम के अनुसार यूज किया जाता है। मतलब 35% वॉल्यूम होता है, 35% ml जो है ना पर 100 ml सोल्यूशन पे इसका इस्तेमाल किया जाता है एंटी फ्रीज की तरह, कूलेंट की तरह, और ये जो है उसको कूल करके रखता है, ये चीज है। तो ये मेनली जो है टेम्परेचर को जो नीचे पहुंचा देगा और जमने नहीं देगा। एंटी फ्रीज मतलब जो फ्रीज ना होने दे, टेम्परेचर को नीचे कर दे और जमने ना दे। तो 35% इथिलीन ग्लाइकोल को जो है एंटी फ्रीज की तरह यूज किया जाता है व्हीकल्स में, ताकि इंजन को फ्रीज ना होने दे। ओके, तो ये हो गया। उसके अलावा तीसरा क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ये होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम ज्यादातर जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जो मास बाय वॉल्यूम होता है ये मेडिकल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब अगर 100 ml सॉल्यूशन है तो 100 ml में सॉल्यूट का मास कितना है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे भी दे देता है 30% जो है मास बाय वॉल्यूम रेशियो, तो इसका मतलब क्या हो गया, 30 ग्राम जो है सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, तो ये होता है मास वॉल्यूम। और इसका इस्तेमाल ज्यादातर मेडिकल पर्पस वगैरह में जो है ज्यादा यूज किया जाता है इसका। उसके बाद अगला जो हमारे पास है वो है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, एक और होता है पार्ट्स पर बिलियन। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया जितने भी कंपोनेंट्स है, अगर सारे कंपोनेंट्स में हम 10 लाख पार्ट्स, 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 लाख पार्ट में अगर बांट देते हैं तो 10 लाख पार्ट में से कितना पार्ट जो है सॉल्यूट का है। टोटल जो कंपोनेंट है ना, मान लो दो चीजें हैं, फ्लोरीन और वाटर, तो अगर मान लो पानी को हमने 10 लाख पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 10 लाख पार्ट में फ्लोरीन कितने पार्ट्स में है, इसी को बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन। जैसे कि अगर आ जाए 1.5 पार्ट्स पर मिलियन ऑफ फ्लोरीन, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 10 लाख पार्ट में 1.5 पार्ट में क्या है, फ्लोरीन है। तो पार्ट्स पर मिलियन कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का तरीका होता है पार्ट ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल पार्ट्स इनटू 10 का पावर 6। 1 मिलियन 10 लाख तो 10 का पावर 6 है। तो टोटल कंपोनेंट के जो पार्ट्स होंगे तो ये हो जाएगा मेनली जो है, और डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 10 के पावर 6 से। तो पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल पार्ट ऑफ द कंपोनेंट इनटू 10 का पावर 6। तो इस तरीके से पार्ट्स पर मिलियन हो जाता है। देखो जैसे पार्ट्स पर मिलियन की बात करें तो क्या हो जाता है, सी वाटर में बात करें तो 1030 ग्राम जो सी वाटर होता है, लगभग 1 लीटर,
तो 1 लीटर सी वाटर में देखें तो इसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है ये होती है 0.006 ग्राम, ठीक है। तो 1030 ग्राम सी वाटर में इतना, 1 लीटर सी वाटर में इतना हमें ऑक्सीजन देखने को मिलता है। अब मान लो इसको हमें निकालना है पार्ट्स पर मिलियन में, तो कैसे निकालेंगे? तो इसका पार्ट्स पर मिलियन में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, गिवन मास जो है ऑक्सीजन का तो ये हो गया 0.006 बटे जो ये मास है 1030, टोटल पार्ट्स, टोटल मास कितना है 1030, और पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है। तो इसको काटेंगे, लगभग जो है 6 से डिवाइड करो तो ये आ जाता है 5.5 और ये 0.0 दे देगा, 5.5 इंटू 10 का पावर 6। जब 10 के पावर 6 से करोगे, एक मिनट, ये आ रहा है 0.00058 और डॉट चलते जाएगा, खत्म नहीं होगा। 10 का पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.85 पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिनट निकालने के लिए क्या करता है, गिवन मास बाय टोटल मास जो था, टोटल जो इसके पार्ट्स थे वो नीचे रख दिया और इनटू कर दिया 10 का पावर 6। तो इस तरीके से हम पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं। तो ये चीज हो गया। आगे देखें तो अगला जो हमारे पास है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो मोल फ्रैक्शन को जानने से पहले हम देखते हैं मोल क्या होता है। मोल होता है किसी भी चीज में कितने पार्टिकल्स हैं उसकी संख्या निकालना, उसका यूनिट। मोल क्या होता है? मोल होता है किसी भी चीज में कितने पार्टिकल्स हैं उसका यूनिट होता है मोल। और निकालते कैसे हैं, कितना होता है 1 मोल? तो 1 मोल का मतलब ये हो जाता है कि जैसे कि ये है कार्बन। कार्बन की बात करें तो इसको हमने जो है 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इसको जो 12 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, 12 इक्वल डिवाइड कर दिया तो एक यूनिट का जो मास होता है, एक जो पार्ट है, एक पार्ट का जो मास होता है उसको बोलते हैं 1 एटॉमिक मास। वन एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 यू कहते हैं। कार्बन 12 को जब 12 इक्वल भाग में डिवाइड करेंगे तो एक को बोलते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट, और इसी 1 एटॉमिक मास यूनिट के अनुसार सब चीजों को नापते हैं। इस तरीके से 12 यू में, पूरे 12 यू में, 12 एटॉमिक मास यूनिट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है या फिर जो एटम है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी नंबर ऑफ पार्टिकल को बोलते हैं 1 मोल। तो कार्बन 12 के 12 एटॉमिक मास यूनिट में जो नंबर ऑफ पार्टिकल होता है इसी को कहते हैं 1 मोल। और 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? तो अवोगाड्रो ने बताया 1 मोल की वैल्यू होती है 6.02 टू 10 का पावर 23 एटम, पार्टिकल या मॉलिक्यूल, कुछ भी हो सकता है। तो इतना होता है किसी भी चीज के, अगर 1 मोल में आप पार्टिकल देखोगे तो 1 मोल में कितना पार्टिकल होगा? तो 1 मोल में 6.02 टू 10 का पावर 23 पार्टिकल्स हमें देखने को मिलेगा। अगर निकालना है नंबर ऑफ मोल, किसी भी चीज का नंबर ऑफ मोल कितना होता है, तो ये कैसे निकाल सकते हैं? तो निकालने का तरीका होता है गिवन मास बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे? तो नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका हो जाता है गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या है? ये पांचवा हमारा क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। तो मोल फ्रैक्शन की बात करें तो जैसे मान लो हमने सोल्यूशन बनाया। अब सोल्यूशन में हो सकता है 2 चीजें हैं, और सोल्यूशन 2 चीजें होंगी, हो सकता है क्या 2 या 2 से अधिक चीज मिलेंगी तभी तो हम सोल्यूशन बनाएंगे, नहीं तो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा। तो हम सोल्यूशन बना रहे हैं 2 चीजों को मिलाकर, ठीक है। अब जो ये छोटा वाला पार्टिकल को A मान लेते हैं, बड़े वाले पार्टिकल को हम B मान लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे
इस सोल्यूशन में A के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, और इस सोल्यूशन में B के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। ठीक है, सोल्यूशन क्या लिखना है, A के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जा रहे हैं, B के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जा रहे हैं। तो अगर आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं X से, जिसको पढ़ते हैं काई। ठीक है, तो काई निकालने का तरीका क्या होता है, तो काई या मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ अ कंपोनेंट, किसी भी एक कंपोनेंट के जो मोल्स हैं, बटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन निकाल, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन निकालने का तरीका हो जाता है किसी भी एक का, मान लो जैसे मोल फ्रैक्शन निकालना है A का, तो A का जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर रख देंगे A के कितने मोल्स हैं, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर हमें निकालना हो मोल फ्रैक्शन A का, तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर रख देंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ A और नंबर ऑफ मोल ऑफ B, दोनों को जोड़ देंगे। सिमिलरली अगर निकालना हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स B ऊपर रख देंगे और टोटल नंबर ऑफ मोल्स नीचे ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से सोचो, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, XA प्लस XB, जो काई A है काई B, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A और मोल फ्रैक्शन ऑफ B दोनों को मैं जोड़ रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, Na बाय Na प्लस NB प्लस NB बाय Na प्लस NB, दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखो बेस तो सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो क्या करते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो Na NB बाय Na प्लस NB, ऊपर नीचे सेम, कट गया, आ गया 1। कहने का मतलब ये है, अगर आप सारे कंपोनेंट्स के जो भी कंपोनेंट्स हैं सब के अगर आप मोल्स को जोड़ोगे, मोल फ्रैक्शन को जोड़ोगे, तो सबका मोल फ्रैक्शन का सम कितना आता है, तो सबके मोल फ्रैक्शन का सम आ जाता है 1। तो अगर आपने किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, तो दूसरे का मोल फ्रैक्शन बस 1 में से उसको घटा दो। अगर मान लो आपने का ये निकाल लिया होता, मोल फ्रैक्शन A का निकाल लिया होता, तो B का निकालते कैसे, तो B का निकालने के लिए क्या करते, एक में से A के मोल फ्रैक्शन को माइनस कर देते, तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन आ जाता A का। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन रेशियो होता है किसी एक कंपोनेंट के मोल्स का, और साथ ही साथ जो है टोटल जो कंपोनेंट्स हैं सारे मोल्स को जोड़ देंगे, तो इन दोनों का रेशियो को हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। ओके, अगला जो हमारे पास मेजरमेंट है वो है मोलैरिटी। मोलैरिटी ये हमें सही मायने में कंसंट्रेशन के बारे में जानकारी देता है, किसी भी चीज का कंसंट्रेशन कितना है उसके बारे में बताता है। ये क्या कहता है, मोलैरिटी को डिफाइन करनी है तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो मोलैरिटी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का मोल्स निकाला जाएगा और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा किससे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, जो वॉल्यूम हम लेंगे वो किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। मतलब मोलैरिटी ये बताता है हमें कि अगर हम 1 लीटर सॉल्यूशन देख रहे हैं तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना मोल उपस्थित है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, इसी को मोलैरिटी कहते हैं। और अभी बताया था नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका होता है गिवन मास, अब क्योंकि सॉल्यूट है तो सॉल्यूट, तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास बाय मोलर मास, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो ये चलता है। और मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, तो मास बाय वॉल्यूम होता है डेंसिटी बाय मोलर मास। तो मोलैरिटी आप कैसे निकाल सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर जो अगर मोल्स के रूप में दिया हुआ है तो उतना मोल्स बाय इतना। जैसे सपोज करो अगर बोल देता है
कोई भी सोल्यूशन जो है ना वो 0.6 मोलर सोल्यूशन है, तो 0.6 मोलर सोल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, उसका मतलब ये हो जाएगा कि 0.6 मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो ये मतलब हो जाता है। ठीक है, अगर 0.6 मोलर सोल्यूशन दे दिया है, ऐसे लिख देता है 0.6 मोलर सोल्यूशन, तो इससे क्या समझेंगे हम, इसे समझेंगे कि 0.6 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में 0.6 मोल सॉल्यूट का उपस्थित है। सपोज करो अगर 2 सोल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी है, इसमें जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो n है और इसका वॉल्यूम है v1, तो अगर आप इसके लिए मोलैरिटी निकालने जाओगे तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा, तो मोलैरिटी हो जाएगा n/v1। ठीक, इसी तरीके से ये एक और सॉल्यूशन है जिसमें बात करें, इसमें भी नंबर ऑफ पार्टिकल सेम कर दें, दोनों में जो नंबर ऑफ मोल्स है वो सेम रख देते हैं nm, और इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम चेंज करते हैं v2, तो इसका मोलैरिटी कितना हो जाएगा, तो इसका मोलैरिटी हो जाएगा n/v2। यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो वॉल्यूम को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया m1v1। सिमिलरली यहाँ से भी अगर मैं नंबर ऑफ मोल निकालूं तो इसको ले जाकर उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा m2v2। अब दोनों है तो नंबर ऑफ मोल्स ही ना, तो दोनों नंबर ऑफ मोल्स सेम था, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं m1v1 दिस इज इक्वल टू m2v2। मतलब दो सॉल्यूशन में अगर नंबर ऑफ मोल्स सेम हैं तो वहां पर आप इसकी मदद से मोलैरिटी या वॉल्यूम निकाल सकते हो m1v1 बाय m2v2 की मदद से। ठीक है, अच्छा अब बोला जाए इसका यूनिट, मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, तो कहीं भी कैपिटल M दिखाई दे मतलब मोलैरिटी, तो मोलैरिटी का यूनिट क्या रहता है, तो मोलैरिटी हमें मिलता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो मोल को किस में नापते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स को मोल में ही नापते हैं, ठीक है, उसको मोल ही लिखते हैं, और बाय वॉल्यूम को किस में नापते हैं, लीटर में, तो इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर लीटर, या फिर हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर, जब ऊपर जाएगा तो साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो मोल पर लीटर। तो यूनिट की बात किया जाए तो यूनिट कितना हो जाता है मोलारिटी का, मोल पर लीटर जो इसका यूनिट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया मोलैरिटी। बढ़ते हैं अगले क्वांटिटेटिव एनालिसिस की तरफ। अगला जो हमारे पास तरीका है कंसंट्रेशन पता करने का वो है मोलैलिटी। ध्यान रखिएगा, वहां पे मोलैरिटी है, ये होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। अब ये होता क्या है, ये होता है जैसे यहाँ पे देखो 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल है, तो इसको मोलैरिटी कहते हैं। इसी तरीके से 1 केजी जो सॉल्वेंट है उसमें कितना मोल है उसको बोलेंगे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट के मोल्स हैं, इसको मोलैलिटी कहते हैं। तो मोलैलिटी में हम वॉल्यूम के अनुसार कंपेयर कर रहे हैं कितना मोल है, और मोलैलिटी में हम सॉल्वेंट के मास के अनुसार कंपेयर करते हैं कि कितना मोल्स है। तो ये चीज है। अगर इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स के तो मोल रहेगा, और मास का क्या होता है केजी, तो ये हो जाएगा पर केजी, तो ये हो जाएगा यूनिट। यहां से हम तोड़ना चाहें तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाता है, गिवन मास सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का मास किस में रहेगा, केजी में रहेगा। तो मोलैलिटी ये हो जाता है। ठीक, इसके अलावा एक और चीज होता है जिसके द्वारा हम जो है किसी भी चीज के कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसको कहते हैं नॉर्मैलिटी। मोलैलिटी की तरह है नॉर्मैलिटी।
नॉर्मेलिटी क्या होता है? इसको कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी का मतलब ये हो गया नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें रहेगा? लीटर में। तो नॉर्मेलिटी में हम निकालना है, नॉर्मेलिटी कैसे पता करते हैं? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अभी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे पता करेंगे? तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का मतलब ये हो जाता है इक्विवेलेंट मास बाय नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका, इक्विवेलेंट मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये लीटर में रहेगा। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का तरीका होता है इक्विवेलेंट मास बाय मोलर मास। अब फिर से आ गया इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे? तो इक्विवेलेंट मास निकालते हैं गिवन मास बाय बैलेंस फैक्टर इनटू मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो ये पूरा तरीका हो जाएगा नॉर्मेलिटी निकालने का। अब देखो इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या होता है? इक्विवेलेंट का मतलब होता है जैसे कि सपोज करिए अगर चाय बनाया जा रहा है, ठीक है, तो चाय में हम चीनी डालते हैं। अब जितना चीनी डाल रहे हैं मिठास के लिए, उसके बदले क्या करें, कोई दूसरा चीज डालना चाहें लेकिन मिठास सेम रखना है, तो अगर मान लीजिए आप 100 ग्राम चीनी डालते हो तब जितना मिठास हो रहा है, उसी के बदले आपने क्या किया, कोई दूसरा चीज ऐड कर रहे हो लेकिन मिठास उतना ही जाना चाहिए। तो कितना हम वो जो शुगर ये हो गया जो ये होता है जैगरी गुड़, तो गुड़ जो मिला रहे हैं मेनली वो कितना मिलाते हैं कि जितना मिठास चीनी से आता है उतना ही मिठास इससे भी आ जाए। तो इसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, जो सेम इफेक्ट क्रिएट करने के लिए एक चीज के बदले हम दूसरा चीज कितना ऐड कर दें कि वो सेम इफेक्ट क्रिएट कर दे, तो इसको इक्विवेलेंट मास बोलेंगे। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन मास बाय बैलेंस फैक्टर। बैलेंस फैक्टर क्या हो जाता है, अगर एसिड है तो जैसे कि एसिड की बात करें तो एसिड जब टूटता है तो सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटेगा तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटेगा सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटता है ना तो ये दे देता है 2H+ और सल्फेट आयन, ठीक है। तो इसलिए तो अगर एसिड है तो एसिड के अनुसार बैलेंस फैक्टर क्या होता है, कितना H+ वो दे रहा है। अगर एसिड है तो बैलेंस फैक्टर होता है कितना H+ दे रहा है, और अगर बेस है तो OH के अनुसार देख सकते हो कितना जो है OH प्लस आयन दे रहा है या फिर H+ एक्सेप्ट कर रहा है। बेस जो होता है वो H+ एक्सेप्ट भी करता है। तो बैलेंस फैक्टर की बात करें तो बैलेंस फैक्टर हो सकता है, आप वहां पे देख लो H+ कितना एक्सचेंज हो रहा है, या फिर H+ कोई दे रहा है तो कोई ले कितना रहा है, OH का एक्सचेंज कितना हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कितना हो रहा है। इसके द्वारा हम बैलेंस फैक्टर पता कर सकते हैं। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर क्या करता है, ये जो है +2 बन जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 बैलेंस फैक्टर हो जाएगा इसका। तो बैलेंस फैक्टर एक तरीके से कितना H+, कितना इलेक्ट्रॉन, कितना OH- का एक्सचेंज हो रहा है किसी भी चीज में, उसी को बोलते हैं बैलेंस फैक्टर। तो ये होता है नॉर्मेलिटी, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मेलिटी होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका ये है, ठीक है। वॉल्यूम तो ऊपर से ही आ रहा है, ये है इक्विवेलेंट मास बाय मोलर मास। और इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, तो गिवन मास बाय बैलेंस फैक्टर। तो इस तरीके से फाइनली इन सब के द्वारा जो हम नॉर्मेलिटी का पता करते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके द्वारा हम सोल्यूशन का कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। अब देखोगे क्या, इसमें से जैसे कि मोलैलिटी या फिर मोल फ्रैक्शन, या फिर बात किया जाए जो मास परसेंटेज था, तो इन सब में जो है टेम्परेचर का असर नहीं दिखाई देता है। टेम्परेचर के साथ इसमें ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर हम बात करें नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में हमें टेम्परेचर के साथ बदलाव देखने को मिलता है। ऐसा क्यों होता है?
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है। जैसे कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। तो टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम में बदलाव आता है, और वॉल्यूम में बदलाव आएगा तो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, इन सब में भी बदलाव आता है। तो इस कारण जो है अलग अलग टेम्परेचर पे आपको नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी जो है अलग अलग देखने को मिलता है। आइए सॉल्व करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स इन सब से जुड़ा हुआ। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन। अब दिया क्या है, बेंजीन कितना प्रतिशत है सॉल्यूशन में, तो बेंजीन है 30%। फिर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 30% का क्या होता है, बाई मास बोला है, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया 30 ग्राम बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। तो 30 ग्राम बेंजीन होगा किसमें, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कितना कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा, मान लो अगर बाई मास 30% है, मतलब टोटल सोल्यूशन का मास 100% हो गया, 100 ग्राम। तो 30 ग्राम ये है, तो बचा 70 ग्राम। तो 70 ग्राम जो है क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, ये चीज है। तो अब निकाल लो मोल फ्रैक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, मोल फ्रैक्शन के लिए चाहिए नंबर ऑफ मोल्स। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर मोल फ्रैक्शन पे जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स जो आता है, जैसे कि मान लीजिए पहले निकालते हैं बेंजीन। तो गिवन मास है 30, बेंजीन का मोलर मास। मोलर मास कैसे निकालते हैं, तो जो ग्राम एटॉमिक मास होता है सबको ऐड कर देते हैं जो एटॉमिक मास है। जैसे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, एक कार्बन का 12 है, 6 कार्बन है, तो 12 छक 72। एक हाइड्रोजन का 6 होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 हाइड्रोजन है, तो 1 × 6 6, तो ये हो जाएगा 78। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितना आ गया, ये लगभग आ जाएगा 78। अगर इसको सॉल्व करें हम तो कितना हो जा रहा है, तो 0.0, 7 चौका 28, तो ये तो आगे बढ़ जाएगा 7 तिरका, तो ये लगभग आ जाएगा 0.3। ठीक है, ज्यादा आगे जाएंगे इतना नहीं। इसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल कितना है, तो गिवन मास है 70 बटे मोलर मास। अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें CCl4, तो कार्बन तो हो गया 12, और क्लोरीन का मास होता है 35.5, तो 35.5 × 4 कर देंगे, तो 12 प्लस 5 चौका 20 का 0, हाथ में गया 2, 4 5 20, 2 22, 15 16 17, ये हो जाएगा लगभग जो है 184। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कार्बन इतना आ गया। इसको देखें तो ये कितना हो जाएगा 0.0, 6 8 48, 6 6 10, ज़्यादा हो जाएगा 40, लगभग 0.4 आएगा। ठीक है, तो ये लगभग जो है 0.4 के करीब आएगा। ठीक है, 0.4 0.3 के करीब ये भी आ जाएगा। तो अब हमें निकालना है क्या, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है, मोल फ्रैक्शन बेंजीन का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन जो बेंजीन का हो जाएगा कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन को ऊपर रखेंगे बटे टोटल नंबर ऑफ मोल। तो बेंजीन का तो 0.3 और ये भी 0.3 और 0.4 के करीब आ जाएगा, तो 0.3 बटे 0.7 जो आंसर आएगा वही हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो ये हो गया पहले का आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालना है किसका, तो 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट और 6 मोल पानी इन 4.3 लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए मोलैरिटी के लिए चाहिए हमें नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट हमारे पास है ये, तो इसके लिए हम निकाल लेते हैं पहले क्या, इसका मोलर मास। तो इसका जो मोलर मास हो जाएगा, कोबाल्ट का होता है 59, नाइट्रोजन है यहाँ पे 2, एक नाइट्रोजन का 14, दो नाइट्रोजन का 28,
ऑक्सीजन का 16, 16 96, हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, 12, और ऑक्सीजन फिर से 96 हो गया। सबको जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 और 6 23, 23 और 6 29, 29 30 31 3, 9 18, 18 19 19 2 19 21 21 और 5 26 26 और 1 27। तो लगभग जो है 271 इसका जो है मोलर मास आ जाएगा। 271 मोलर मास आ गया तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास है 30 बाय मोलर मास हो गया 271, ठीक है। वैल्यू बिठा दीजिए तो मोलैरिटी हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है, 4.3 लीटर्स, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा, यही आपको दे देगा मोलैरिटी, कितना मोल्स जो इसका यूज हो रहा है। ओके, तो ये तरीका हो जाएगा मोलैरिटी का। अब बात करते हैं तीसरा क्या बोला है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर 1000 ग्राम पानी का है तो इसमें 0.25 मोल किसका होगा, यूरिया का होगा। अगर 1000 ग्राम पानी का है तो इसमें 0.25 मोल यूरिया का होगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहां से देखो, यहां से निकाल सकते हैं हम क्या, इसका जो है मास, यूरिया का मास कितना होगा वो यहां से पता कर सकते हैं। कैसे, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। अगर हम इसमें इसका मोलर मास निकालने जाएं तो नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन हो गया 28, ऑक्सीजन 1 है 16, हाइड्रोजन जो है 4 है तो 4, और कार्बन 1 है 12। तो ये कितना हो जाएगा इसका, तो इसका हो जाएगा 8 6 14, 14 और 4 18 19 20, हाथ में 2 2 4 5 6 60। तो इसका मोलर मास 60 हो जाएगा। तो मास कितना हो जाएगा, तो अभी आपने देखा था नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं गिवन मास बाय मोलर मास। अब देखिए आपके पास नंबर ऑफ मोल गिवन है 0.25, मोलर मास गिवन है 60, तो गिवन मास नहीं आ जाएगा, तो गिवन मास हो गया 0.25 इंटू 60, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 25 6 150 15। तो 15 ग्राम जो है यूरिया गिवन है। अब 15 ग्राम यूरिया गिवन तो क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट मास ऑफ द यूरिया रिक्वायर्ड इन 2.5 kg। तो 1000 kg की बात करें तो टोटल 1000 kg में 15 है, 1000 kg में 15 ग्राम है, तो आपको निकालना है 2.5 kg में कितना होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास हो जाए 1000 पानी का और 15 यूरिया, तो टोटल मास हो गया 1015। तो बोल सकते हो क्या 1015 ग्राम में यूरिया कितना है, यूरिया है 15 ग्राम, 1015 ग्राम यूरिया कितना है 15 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा 15/1015। तो निकालना कितने का, 2.5 kg का, 2.5 kg का मतलब कितना हो गया 2500। 2500 ग्राम में कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 15/1015 इंटू 2500 ग्राम, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है ये तीनों सॉल्व हो गया। ओके, तो आप लोग भी जो है अन्य क्वेश्चंस बनाते रहिए घर पे, एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स हैं एक बार देख लीजिए उनको, ताकि आपके और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।